दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं इस समय जो चर्चा है राजनीतिक गलियारों में वो 5 राज्यों के चुनाव के परिणामों को लेकर है और सभी तरफ एक उत्सुकता है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम किस पार्टी के पक्ष में जाएंगे या किस पार्टी के विपक्ष में जाएंगे। हालांकि जो अलग-अलग मत हैं लोगों के भी और सब राजनीतिक जानकार हैं उनका भी अपना-अपना अलग मत है कि राजनीतिक परिणाम किस पार्टी के पक्ष में हो सकते हैं। और जो राजनीतिक जो चुनाव परिणाम आएँगे, इससे भारत की जो राजनीति है, उसकी दिशा और दशा में क्या परिवर्तन आएगा, इसको लेकर भी तमाम तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में इस समय गूंज रही हैं। इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे जो वरिष्ठ विश्लेषक हमारे साथ बैठे हैं चर्चा में और उनसे हम जानेंगे कि इन चुनाव परिणामों की क्या जो उम्मीद है, कौन-सी पार्टी को सत्ता किस राज्य में मिल सकती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, किस तरह का बहुमत आ सकता है या नेक टू नेक फाइट हो सकती है, क्या संभावना है? इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ देश का बहुत ही वरिष्ठ पैनल है। हमारे साथ अधीर रोहल जी हिमाचल से जुड़े हुए हैं, उनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अनेक वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और साथ ही धनंजय कुमार जी मुंबई से इस समय हमारे साथ हैं, बहुत लंबा उनका पत्रकारिता का अनुभव है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही सुनील शुक्ला जी भी हमारे साथ इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं, अनेक वर्षों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बड़ी ख्याति अर्जित उन्होंने प्राप्त की है। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं अधीर रोहल जी से करता हूँ, हिमाचल में बैठे हैं और पूरे देश की राजनीति को भी वह बड़ी बारीकी से इस समय देख रहे हैं। और 5 राज्यों के चुनाव परिणाम की जो मिजोरम और राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के साथ-साथ तेलंगाना उसको लेकर किस तरह की चुनावी गणित सामने आ रहे हैं, किस तरह क्या सीटों का जो अनुमान है, किस तरह से सामने आ रहा है, जो लोगों का रुझान है, उससे उन्होंने क्या अपना आकलन किया है, मैं उनसे शुरुआत करता हूँ अधीर रोहल जी से। अधीर रोहल जी। हाँ, धन्यवाद प्रशांत भाई। अ, प्रशांत भाई, ये जो चुनाव है, देखिए, सभी को पता है कि अब हर आदमी जानता है कि अगले बरस ही 5 महीने बाद लगभग लोकसभा के चुनाव हमारे सामने हैं। तो हर एक राजनीतिक दल के ये चुनाव ना सिर्फ राज्यों के लिए बल्कि 2024 के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये बात और है कि 2018 में इन्हीं राज्यों में अपना राजस्थान, अपना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें बनी थी। लेकिन 2019 में जब चुनाव होता है तो भाजपा जीत जाती है केंद्र के चुनाव में। लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है और ये जो 5 राज्यों का चुनाव है, इस बार एक अलग संदेश लेकर पूरे देश को देने वाला है। इसमें साफ सी बात है कि आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट से लेकर दक्षिण तक कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में भी नहीं है जैसी 2018 में। तो आप देखेंगे कि जो मिजोरम का चुनाव है, कि मिजोरम में जो था कि मिजोरम में प्रधानमंत्री तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी वहां पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं जा सके। जो ये लोग कहते थे कि दो हमने नॉर्थ ईस्ट सुधार दिया, वो मेरा घर है, ये कहने वाले देश के शीर्ष नेता अपना शक्ल तक वहां पर नहीं दिखा पाए, क्योंकि इनके कारनामे पूरे उत्तर नॉर्थ ईस्ट में जनता ने देख लिए, जो मणिपुर में हुआ। तो नॉर्थ ईस्ट से तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया लगभग हो चुका है। हेमंत बिस्वा शर्मा एक आदमी वहां बचे हैं जो भाजपा की टूटी फूटी नाव जो है वह आसाम में अब धो रहे हैं। तो अब नॉर्थ ईस्ट में भाजपा को बचाने वाला कोई नहीं बचा। जब प्रधानमंत्री खुद वहां नहीं जा सका तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट में कहां गर्त में डाल दिया है। अब बात करते हैं देश के इन 4 राज्यों की तरफ। तो देखिए आप, छत्तीसगढ़ वैसे ही नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को जो नेतृत्व छत्तीसगढ़ में चलाता था, उस नेतृत्व को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने वहां खत्म कर दिया, व्यक्तिगत आकांक्षाओं, अहम और अपने ईगो को शांत करने के लिए। उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इस बार भी वही 25 एक सीटें अगर लेकर आ गई तो एक गनीमत समझी जाएगी, अन्यथा छत्तीसगढ़ में भी कहीं से भारतीय जनता पार्टी के लिए वो सुखद संदेश नहीं दिख रहे हैं। अब साथ में मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश का हम सभी को पता था कि पिछली बार भी किस तरह से चोरी की सरकार बनाई गई थी, चोरी करके एक जो बहुमत को चोरी किया गया था वो सरकार बनी। तो उसके बाद जो सारी परिस्थितियां कि इस बार मामा जो शिवराज सिंह, जिनको मामा कहते हैं, तो उन्हीं को फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मध्य प्रदेश में भी हाशिए पर लगा दिया। जरूरत यहां तक आ गई कि आपको केंद्रीय मंत्री और सांसद वहां भेजने पड़े।
तो ले देकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, जो आज से 3 महीने पहले, 4 महीने पहले बहुत बुरी स्थिति में थी, उसको उठाने की कोशिश की गई। लेकिन उसका भी जो केंद्रीय नेतृत्व ने कोशिशें की मध्य प्रदेश में, वो सफल नहीं हो सकी। जो लाडली योजना या सारी योजनाएं थी, तो आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जो लाडली योजना है, उसका लाभ क्या सभी महिलाओं को मिल पाया वहां पर? और जो सभी महिलाएं थी, क्या वो जो भारतीय जनता पार्टी एक फिर से हवा बना रही है, जो झूठ बोलने की आदत है कि लाडली योजना, फलानी योजना, तो लाडली योजना एक तो सभी महिलाओं के लिए नहीं थी, सभी वर्गों के लिए नहीं थी। और जिन्हें मिली, क्या वो सभी भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं? भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं और इनके कार्यकर्ताओं की एक गंदी आदत है कि ये सोच लेते हैं कि सभी कुछ हमारा है, जबकि इन्हें पता है कि पूरे देश में भी सिर्फ 33 से 37% लोग इनको वोट देते हैं। बाकी 63% लोग, जिनमें हिंदू भी हैं, वो हिंदू भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता, पसंद नहीं करता। तो वही मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ जैसे ही नतीजे देखने को मिलेंगे। रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे देश में कर रहे हैं, वही अमित शाह ने झारखंड, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह यहां पर किया कि जो पुरानी लीडरशिप थी उसको ठिकाने लगाओ और नयों को आगे ले चलो। तो नए वहां पर भेजे गए, लेकिन नयों को वहां भेजने की हालत यह हो गई कि वहां पर जो नए लोग भेजे गए हैं सांसद तक, उनके जीतने के लाले पड़े हुए हैं। ये बात और है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर टक्कर देती जरूर दिख रही है। वहां पर बराबरी की टक्कर है कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो अपने सिपे सालार केंद्र से भेजे थे, राज्यवर्धन राठौर हो या एक रानी वहां पर भेजी गई है, तो रानी साहिबा तो वहां सबसे ज्यादा मुसीबत में फंसी पड़ी है, जो सांसद रही हैं और जिन्हें वहां पर अपना जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की, उनके पैरेलल वहां खड़ा करने की कोशिश की गई, तो वो केंद्र से भेजी गई महारानी वहां पर खुद मुसीबत में है। तो ये जो चारों राज्य हैं, यहाँ पर बहुत बुरी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपनी वजह से है। रही तेलंगाना की बात, तो तेलंगाना में जो 3-4 महीने हम सोच रहे थे पहले कि भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखेगी, वो भारतीय जनता पार्टी अब वहां पर उस स्थिति में भी नहीं है कि चुनाव को त्रिकोणीय बना सके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की प्रशांत भाई, वहां पर जिन लोगों से, 2-3 लोगों से मेरी बात हुई, ज्यादा बात नहीं हुई है, कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पूरी कोशिश की कि चुनाव को त्रिकोणीय बनाया जाए ताकि बीआरएस को फायदा देकर कांग्रेस को हराया जाए। लेकिन जो पिछले 3 महीने में डे बाय डे और वहां पर जो एक एक दिन करके जो कांग्रेस के समर्थन में जो हवा बनती गई प्रशांत भाई, जो वहां के लोग कह रहे हैं कि वो हवा अचानक नहीं बनी, वो एक एक दिन करके बनती गई। और अब वो हवा, वहां के लोग और जो विश्लेषक है वो ये तक कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस तेलंगाना में चुनाव हार जाती है तो उन्हें बहुत बड़ी हैरानी होगी। ये तेलंगाना के विश्लेषक कह रहे हैं। हमारे जो साथ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस इन चारों राज्यों में सबसे अच्छी स्थिति में वो मान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 5 राज्यों का चुनाव है प्रशांत भाई, ये भारतीय जनता पार्टी को उसका असली चेहरा दिखाएगा। और जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने 9 बरस में इस देश के साथ झूठ बोला है, उस झूठ को बेनकाब इन 5 राज्यों की जनता कर रही है। और सबसे अप्रत्याशित नतीजे तेलंगाना से आने की उम्मीद इस समय बनती दिख रही है प्रशांत भाई। धन्यवाद। जी, जी, जी। जी, 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 जी। आपने एक तरह से खाका खींचा है पूरे 5 राज्यों के चुनाव का, किस तरह से उसके परिणाम हो सकते हैं। मैं धनंजय जी के पास आता हूँ। धनंजय जी, जैसे अधीर जी ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का जो उन्होंने एक दिशा कहीं न कहीं व्यक्त की है कि किस तरह से हो सकती है। आपको क्या लगता है सीटों के अनुमान के अनुसार हम लगाएँ 5 राज्यों का गणित, उसको आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? देखिए, सीटों का अनुमान लगाना तो बहुत कठिन काम है और ये जो स्कॉलर लोग अनुमान लगाते हैं उसको भी मैं सही नहीं मानता हूँ। सही इसलिए नहीं मानता हूँ कि आप जो है, जो आम आदमी से बात करते हैं, तो आम आदमी किस तरह से बात करता है, क्या उसके भाव है। आप समझिए 10 सवाल आप देते हो, 10 सवाल से आप आकलन निकालते हो। ये अमेरिका या जहाँ से भी ये सिद्धांत आया है, वहाँ पे लोगों के बीच इतनी विविधता नहीं है जितने हमारे देश में। हमारे देश में पढ़े लिखे भी तरह तरह के लोग, समझिए ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट भी तरह तरह के, 20 तरीके के ग्रेजुएट। जी, जी। जो अनपढ़ हैं उनमें भी कई तरीके के लोग।
जो शहर में है उनमें भी कई तरीके के लोग हैं, गांव में है उनमें भी कई तरीके के लोग हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, फिर वो क्या लिख देते हैं, 3 से 5% एरर हो सकता है। तो जो 3 से 5% एरर हो सकता है, तो तुम क्या बोल रहे हो, तो कैसे बता रहे हो? यहाँ तो आधा प्रतिशत से जो है जीत हार हो जाती है भाई, 1% से जीत हार होती है। 5% बोल देने का मतलब कम से कम 25 से 30 सीट का अंतर हो जाएगा 200 सीट में, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये तुक्का लगाने वाली बात है। मैं उस तरह के तुक्का नहीं लगाऊं, मैं इस तरह की बात करूं। और वो देखिए, ये मार्केटिंग है बेसिकली, ये जो हम लोग भी करते हैं पत्रकारिता में इस तरह की चीजें, ये मार्केटिंग है कि आप पब्लिक को जो है उसके मन में जिज्ञासा है, क्या होगा, कितनी सीट आएगी, तो आप उस तरह की कहानियां बनाते रहते हैं। तो इसलिए मैं नहीं मानता हूं इस चीजों को। मैं दूसरी बातें करता हूं। दूसरी बातें ये करता हूं कि एक माहौल होता है कि समझिए आप, हम यहाँ 4 लोग हैं, चारों लोग अगर वोट देते हैं तो क्या सोच के वोट देते हैं, हम वोट देते समय क्या ध्यान में रखते हैं, है ना? तो ये पब्लिक बेस है। अब जिसे जो ध्यान में रखा हुआ कि भैया हमको जो है मुसलमानों को जो हटाएगा उसी को वोट देंगे, तो बीजेपी को वोट देगा, कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये सारी चीजें के अलावा मुझे लगता है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा। उसके अलावा बड़ा मुद्दा रहा कि भाई आप जो हिंदू मुसलमान करते हो, बहुत सारे लोग चिढ़ गए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो है हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, आय दुगनी कर देंगे, वगैरह वगैरह तमाम तरीके के वादे किए, भ्रष्टाचार को लेकर के किए, काले धन को लेकर के किए, हर तरीके के वादे किए। उन वादों का क्या हुआ? तो जब आप कह रहे हो राजस्थान में जाकर के कि हम जो है पेट्रोल की समीक्षा, रेट की समीक्षा करेंगे, गैस सिलेंडर 450 में देंगे, क्यों भाई? तो 1200 में किसको दे रहे हैं? वो पाकिस्तानी लोग हैं क्या जो 1200 में सिलेंडर जो ले रहे हैं आपसे? किनको दे रहा है सिलेंडर आप? तो ये सारी बातें, ऐसी बातें कर रहे हैं, कहीं भी जाते हैं वहां जाके बोलते हैं ये लोग बीजेपी वाले 450 में सिलेंडर देंगे। वहां जाके बोल आए छत्तीसगढ़ में कि हम जो 3100 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे। तो छत्तीसगढ़ के किसान किसान है, बाकी जगह के किसान क्या है? उनको आप क्यों कह रहे हो कि 1600 रुपये हम धान खरीदेंगे? आप एक रेट करो ना यार, आप राष्ट्रीय पार्टी हो ना, सत्ता में हो ना। 13 महीने सरकार, 13 महीने जो है किसान सड़कों पर रहे, क्या वादा किया था आपने? अभी राजस्थान सरकार ने कहा कि एमएसपी पे हम गारंटी देंगे, कानून बनाएंगे। तो क्या है वो? कांग्रेस कहां से देने की बात कर रही है? फिर आपको क्यों कोई वोट देगा? मणिपुर की जो घटना हुई, कोई भी आदमी जो पारिवारिक आदमी है, संवेदनशील आदमी है, वो प्रधानमंत्री के व्यवहार को क्या सही मानेगा? और जो मानेगा उसको मान लीजिए असंवेदनशील है, मेरा तेरा करता रहता है। वो संस्कृत का श्लोक पढ़ाते रहेंगे, अयम निजम प्रवृत्ति गणलाल लघु चेत सामुदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। खाली ये पढ़ने से होता है तोते की तरह? अयम निजम परोवीति गणना लघु चेत सम, ये तेरा है, ये मेरा है, कि गणना जो है छोटी बुद्धि के लोग करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? छोटी बुद्धि के हो, स्वीकार करो। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। आप लगातार बोलते हो कि जो भारत की संस्कृति है, पूरी वसुधा हमारी जो है, ये हमारा कुटुंब है। उदार चरित्र के लोग बोलते हैं, उनके लिए कहा गया है। आप उदार चरित हो? उदार चरित होते तो मणिपुर में जो हुआ था उस पर आप क्या बोलते? जाते ना। बिहार में नीतीश कुमार ने 2 लाइन बोल दी, बीजेपी की वहां की विधायक रोने का नाटक करने लगी। हमने पूछा कि भाई मणिपुर में कहां थी आप जब मणिपुर की घटना हुई थी? सो रहे थे कि चांद पे चले गए थे चंद्रयान के साथ? आपको खबर नहीं मिली वहां? लोग समझ रहे हैं इस बात को। क्यों नहीं गए ये मिजोरम? जाना चाहिए था ना प्रधानमंत्री को। वहां के मुख्यमंत्री ने कह दिया हम आपके साथ डायरेक्ट शेयर नहीं करेंगे। क्यों कहा? ये तो एनडीए में है बना हुआ आदमी, वो एनडीए से अभी भी बाहर नहीं निकला हुआ आदमी। क्यों कहा डायरेक्ट शेयर नहीं करेंगे? क्यों आप नहीं गए? तो इससे एक माहौल बनता है। फिर राहुल गांधी ने जिस तरह से लगातार वादे किए, छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह के यहाँ पे राजस्थान की सरकार ने काम किया है, अब बतलाइए कि 25 लाख की जीवन बीमा है, 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, जीवन बीमा नहीं हेल्थ इंश्योरेंस है, संजीवनी चिरंजीवी योजना। अब हर गरीब अमीर सबका इलाज होगा, जो भी राजस्थान का नागरिक है। जो बीपीएल है उसको फ्री इलाज होगा, जो एपीएल है उसको 850 रुपया साल का देना पड़ेगा। क्या खराब योजना है? उसके बरक्स क्या योजना लेकर के आया? किसानों को एमएसपी पे गारंटी की बात कही, फिर भी मीडिया वाले चला रहे हैं बीजेपी ही आएगी, रिवाज बदलेगा। अरे जो वोट दे रहे हैं उनके पास दिमाग नहीं है। उनको क्या लग रहा है कि जो योजना है हेल्थ की वो खराब है? फिर ये क्यों बोलना बंद कर दिया? इन्होंने क्या झूठ का धंधा चलाया? झूठ क्या बोला कि वो जो जिसकी हत्या हुई थी दर्जी की,
टेलर मास्टर जो था वो क्या नाम अभी मैं भूल गया, कन्हैया। कन्हैया लाल की हत्या हुई, उसको 5 लाख दिया। इकबाल की हत्या हुई, उसको 51 लाख। अरे पूरा झूठ बोल रहे हो यार आप, बाद में चुप हो गए। तो ये झूठ का जो धंधा अभी बिहार में अभी आप देखिए क्या कहा इन लोगों ने, ये मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, हिंदुओं की छुट्टियां कट कर रहे हैं। अरे यार पढ़ो लिखो देखो, हवा में कूदो मत। क्योंकि आम आदमी यहाँ का बेवकूफ नहीं है, उसको धर्म के नाम पे आप बदला सकते हो। कुछ दिन टनल में जो मजदूर फंसे हुए थे, वहां पे बोगन एक भगवान की तस्वीर उभर रही है तो फलाना कर रहा है तो ये हो रहा है। क्या कहानी सुना रहे हैं? जिस कंपनी ने वो टनल बनाया था, वो क्यों बना रहे थे इस तरह के टनल, और उसमें सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए थे? कोई सवाल पूछ रहा है? ये जैसे ही निकले तो पहले मोदी जी से बात की। तो इस तरह के ड्रामे लोग समझ रहे हैं। आपके वीडियोज आते हैं, तिरुपति गए आप, कैसे लाल कालीन पे चल के जा रहे थे, कैसे कैमरे लगे हुए थे, लोगों ने देखा नहीं क्या? तो मुझे लगता है कि इस वजह से हवा जो है 10 साल आपको दिया। आपने पहला टर्म लिया कि कांग्रेस में घोटाला है, भ्रष्टाचार है, पता नहीं क्या है, सबको जेल में बंद कर देंगे। एक आदमी को जेल में बंद किया यार आपने, कांग्रेस के कौन कांग्रेसी को बंद किया जेल में? संजय सिंह को, और उसको जबरदस्ती बंद कर दिया है, अभी सबूत दिया नहीं, पाड़ लग रहा है। तो ये जो है ना, 5 साल तो दे दिया कांग्रेस को किससे दुश्मनी में लोगों ने, कि कांग्रेस को भगाओ। अन्ना आंदोलन किया, लगा कि अन्ना जो है अब गांधी के बाद दूसरा अवतार हो गया, गांधी खुद चले आए हैं अन्ना में, प्रवेश कर गए। अभी अन्ना कहाँ है पिछले 10 साल से? कोई पूछ रहा है? तो ये जो लोग हैं ये धोखा देते हैं। जिसे रावण ने सीता को ठगा था, संत बन करके आया, साधु बन करके आया था, उठा के ले गया, वही ये जनता के साथ करते हैं। तो जनता, सीता को भी समझ में आ गया था कि ये ठग के ले जा रहा है। जनता भी सीता ही समझिए एक तरह से, लक्ष्मण रेखा में बंधी हुई है जनता, चूंकि वो गरीब है। उसको सालों से आपने गुलाम बना रखा और कहा कि जो तुम गरीब हो ये भगवान की वजह से गरीब हो, तुम्हारे पूर्व कर्म थे, भगवान ने देखो सजा दी है तुमको। कमाल है यार। ये क्या कोई साइंटिफिक आदमी बोलता है? तुम भगवान के भरोसे बैठे रहो, अल्लाह के भरोसे बैठे रहते हैं क्या? मंत्र जपो और चले जाओ अमेरिका। जहाज क्यों लिया 4,500 करोड़ का? मंत्र जपो, यहाँ से इतने बड़े संत तो बैठे हुए हैं, सब मंत्र जपेंगे, उड़ के आदमी चला जाएगा अमेरिका, जा सकता है। इलाज कराने के लिए एम्स क्यों भर्ती होते हो भाई? तो ये जनता समझ रही है, और मुझे लगता है कि बीजेपी का ये जो सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में 5-0 से आउट होने वाले हैं। मणिपुर में तो है नहीं, ये मिजोरम में तो है नहीं, तेलंगाना में भी कहीं नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी बाहर है। अब 2 जगह बहस कर रहे हैं लोग। कहाँ बहस कर रहे हैं? राजस्थान और मध्य प्रदेश, दोनों जगह हारेंगे। और नहीं हारते हैं तो फिर अलग सवाल आएगा, अलग चीजें डिस्कस करेंगे हम। जी, 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 जी। जैसे कि आपने अनुमान जताया है कि 5-0 हो सकता है स्कोर ये, और बीजेपी को बड़ा नुकसान की आपने संभावना जताई है। इसी प्रश्न को लेकर मैं सुनील जी के पास आता हूँ, उससे पहले हरिशंकर जोशी का भी स्वागत करता हूँ। वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप सभी उनसे जानते भी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है उनका। तो सुनील जी से आपको क्या लगता है, आपका अनुमान क्या है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम किस तरह से हो सकते हैं? और क्या परसेप्शन, इससे पॉलिटिकल परसेप्शन क्या बन के निकल रहा है इन 5 राज्यों के चुनाव से? धन्यवाद प्रशांत जी। राजनीतिक परसेप्शन तो चुनाव के प्रचार के दौरान ही दिखने लगा है। अगर किसी राज्य में प्रधानमंत्री प्रचार करने नहीं जाते हैं, क्या इससे राजनीतिक परसेप्शन नहीं बनता? भावनाएं नहीं बनती, लोक जन भावना नहीं बनती? उसी राज्य में आपको चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी नहीं मिलते, क्या इससे लोगों की जन भावनाएं नहीं पता चलती कि क्या देश में राजनीति चल रही है? एक राज्य में ये सीधे-सीधे आरोप लग रहा है कि सत्तारूढ़ दल के साथ आपकी मिलीभगत है। आप उस सरकार के खिलाफ आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि कोशिश केवल ये है कि कांग्रेस न जीत न पावे। इस नकारात्मक राजनीति करने का आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तेलंगाना में। क्या इससे कोई राजनीतिक संदेश नहीं जाता? छत्तीसगढ़ के चुनाव में कोई कहने के लिए तैयार नहीं है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। प्रचार अभियान के दौरान भी वो दिखाई पड़ा कि किस तरीके से जो वहाँ का सत्तारूढ़ दल है कांग्रेस, वह पूरे के पूरे प्रचार अभियान पर हावी रहा और अपने मुद्दों के साथ लोगों के बीच में रहा।
इस जो 5 राज्यों का ये चुनाव है, सबसे प्रमुख बात जो मैं महसूस करता हूँ, वो यह था कि एक राष्ट्रीय दल ने मुद्दों के आधार पर अपनी राजनीति करने की कोशिश की। वो मुद्दे गलत थे, सही थे, रेवड़ियाँ थी, क्या थी, इस पे आप बहस कर सकते हैं। लेकिन वो बात करता रहा कि किसानों को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, उनकी उपज का बेहतर दाम मिलना चाहिए। वह दल ये कहता रहा कि जो महिलाएँ हैं उनको आने-जाने की सुविधा मिलनी चाहिए जिससे कि अपने बेहतर रोज़गार अगर उनके पास जो रोज़गार है, उस रोज़गार को पाने के लिए कम से कम आवागमन उनमें बाधक ना हो। वह ये कहती रही है कि लोगों को बेहतर चिकित्सा की सुविधा मिलनी चाहिए। आदिवासियों को विकास का अवसर मिलना चाहिए और उनकी परंपराओं, विश्वासों और जीवन शैली के अनुकूल उनका विकास होना चाहिए। भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाया उस राजनीतिक दल ने, बीजेपी ने भी बनाया। लेकिन बीजेपी के भ्रष्टाचार के अभियान को लेकर के लोगों का जो विश्वास है, उसमें कमी आई कि अगर जिस वित्त मंत्री को तेलंगाना की सरकार ने अपने मंत्रिपरिषद से बाहर किया था, भ्रष्टाचार के आरोप में, उसी नेता को आपने उम्मीदवार बना दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बना दिया। तो ये कोई कैसे आप पे विश्वास कर लेगा कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप कार्रवाई करना चाहते हैं? कर्नाटक के चुनाव में भी लोगों को दिखाई पड़ा कि जिस येदियुरप्पा साहब को भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्रिमंडल से बाहर किया गया था, के खिलाफ कौन-सी कार्रवाई आपने की? सिवाय इसके कि आपने उनको टिकट नहीं दिया, कार्रवाई कौन-सी हुई? जाँच कौन-सी हुई? तो जो भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी ने उठाया या भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर के ईडी और सीबीआई के रेड हुए, उससे भी ये परसेप्शन नहीं बन पाया कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ या भ्रष्टाचार की प्रवृत्तियों के खिलाफ संघर्ष करना चाहती है। वही मुद्दा आपका नहीं बन पाया। गवर्नेंस के आधार पे आप बात नहीं करना चाहते। माने पिछले 10 सालों में केंद्र की भाजपा सरकार ने इस देश के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए क्या-क्या किया है, इस पे आप कोई चर्चा नहीं करना चाहते। आपने नोटबंदी की, उसका लाभ कितना हुआ, नहीं हुआ, उस पे भी आप कोई बात नहीं करना चाहते। जीएसटी लागू होने से आपने कहा था एक देश एक कर, उसके बारे में भी आप बात नहीं करना चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था सुधर गई, व्यापार बहुत अच्छा सुगम तरीके से होने लगा, जो कर चोरी की घटनाएँ थी वो कम हो गईं, राजस्व बढ़ा तो राज्यों को भी उसको जो उपलब्ध कराने की बात कही जा रही थी, वो राजस्व की राशि राज्यों को भी मिलने लगी। कोई बात आप नहीं करना चाहते हैं। आपने कहा था कि काला धन लाने के लिए हम कार्रवाई करेंगे और 2014 में ही आपने एसआईटी गठित कर दिया था। उसका क्या हुआ? उस एसआईटी से काला धन देश में कितना आया, कितना नहीं आया, उस पे भी आप बात नहीं करना चाहते हैं। आपने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। हम और आप 2023 में बहस कर रहे हैं। उस पे भी आप बात नहीं करना चाहते क्या दुगनी हुई कि नहीं हुई। जिन किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया दिल्ली की सड़कों पर बैठ करके, दिल्ली के सीमाओं पर बैठ करके, उनके आंदोलन का परिणाम क्या निकला? जो आपने उनको आश्वासन दिए थे, वो किस हद तक पूरे हुए या नहीं हुए? तो यानी कि आप उस गवर्नेंस की भी बात नहीं करना चाहते हैं, जिस गवर्नेंस के लिए आप जिम्मेदार हैं। आप मध्य प्रदेश में सत्ता में हैं, 20 सालों से हैं। आप वहाँ भी कोई बात नहीं करना चाहते। वहाँ भी आप आके कहते हैं कि हमने 370 धारा 370 हटा दिया, अयोध्या में हम राम मंदिर बना रहे हैं, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हमने बना दिया और महाकाल में कॉरिडोर बना दिया और हम श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में भी कॉरिडोर बनाएँगे। क्या सरकारें इसी बात के लिए होती हैं? इन आधारों पर आप लोगों से जन समर्थन पा सकते हैं। अगर इन आधारों पर लोग वोट देते हैं, जन समर्थन देते हैं, तो 5 राज्यों में बीजेपी जीतेगी। कोई रोक नहीं सकता। और अगर इन आधारों पर लोग वोट नहीं देते हैं, तो आप कहीं पाते हो तो मुझे बता दीजिए। क्या इन मुद्दों के आधार पर अपने मूल समस्याओं को छोड़ करके लोग इस तरह के धार्मिक गतिविधियों के आधार पर अगर अपने राजनीतिक निर्णय ले लेते हैं, तो कोई चैलेंज ही नहीं है बीजेपी के पास, क्योंकि बीजेपी उसी की बात कर रही है। बालक नाथ जी जैसे उनके उम्मीदवार हैं। एक और स्वामी जी हैं उनके उम्मीदवार वहाँ राजस्थान में। आप ये जनता तय कर चुकी है, जनता भी तो तय करती है ना। हम और आप समाज में रहते हैं, हमारे आपके सामने स्थितियाँ हैं कि ये जो समाज बेरोजगारी से परेशान है, जो समाज महँगाई से परेशान है, जिस किसान को उसकी उपज नहीं मिल रही है, जो महिलाएँ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, वह किन आधारों पर अपना वोट देंगी?
क्या मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वह यह कहने की स्थिति में है कि वह महंगाई के मुद्दे को संबोधित करने के लिए तैयार रही पिछले 20 वर्षों में? अगर उसे किसानों के का साथ दिया है, मध्य प्रदेश के आम नागरिकों को साथ दिया है, बेहतर स्वास्थ्य दिए हैं, शिक्षा के बेहतर अवसर दिए हैं, लोग मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान के साथ जाएंगे। नहीं दिए हैं तो उनके साथ जाएंगे जो इनको बेहतर करने का आश्वासन दे रहा है, और आश्वासन दे रहा है और उन राज्यों में पूरा करता हुआ दिख रहा है जिन राज्यों में उसकी सरकार है। अगर वो अपनी गारंटियों की बात कर रहा है, वो राजनीतिक दल या उस राजनीतिक दल के नेता, और वो बता रहे हैं कि जो गारंटियों की बात हम आपसे कर रहे हैं, उनको उन राज्यों में हम पूरा करके आ रहे हैं जहां हमारी सरकार चुन करके आई है, लोग उनके साथ जाएंगे। आप आज इस माने ये नहीं संभव है कि आप लोगों को गुमराह कर लें, भावनाओं में बहा ले जाए। आज सबके सामने भारतीय जनता पार्टी के गवर्नेंस का उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं आप आगे, मैंने भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में आगे आ पाई? छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों का भी ख्याल रखा, स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा, आदिवासियों का भी ख्याल रखा, शिक्षा को बेहतर बनाने की कोशिश की, और आने वाले दिनों में और जो ये आज की स्थितियां हैं उसको और बेहतर करने का आश्वासन दे रही है। वो क्या करेंगे आप? कहाँ ले जाएंगे? क्यों लोग छोड़ के चले जाएंगे? अगर गोबर खरीद करके भी वो सरकार लोगों की जेब में पैसा दे रही है और ये कोशिश कर रही है कि जो कृषि के उपज हैं उनको बेहतर कीमत दे सके, तो क्यों छोड़ देंगे लोगों को? आप महादेव वेब के नाम पर फर्जी एक रेड करा देंगे और एक नई वीडियो ला देंगे, उसके आधार पर लोग बह जाएंगे। आरोप लगाने वाला व्यक्ति भी बाद में बयान से पलट गया कि हमसे जबरदस्ती दस्तखत कराया गया, उससे वे भी बयान दे दिया। आप इन मुद्दों को खड़ा करके लोगों से जन समर्थन हासिल कर नहीं सकते, संभव नहीं है। किस बिना पर चाहेंगे? राजस्थान की सरकार ने महंगाई राहत शिविर के नाम पर विभिन्न परिवारों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचाने की कोशिश की। कहा कि मैं महंगाई के कारण जो लोग परेशान हैं उनको हम एक आर्थिक सहायता दे करके उनके जीवन को कोशिश करेंगे कि उनको कुछ सहूलियत मिल जाए। एक राज्य सरकार 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दे रही है, आप कह रहे हैं कि 450 में हम देंगे। धनंजय जी ने बात सही कही कि गैस का सिलेंडर देना राज्य सरकार का तो काम नहीं है, ये तो केंद्र सरकार का काम है। तो आप केवल राजस्थान में क्यों कर रहे हैं? क्या जो अन्य राज्यों के नागरिक है, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मेरा हक नहीं है कि मुझे सस्ता सिलेंडर मिले? और अगर आप अन्य राज्यों के नागरिकों को देने की बात नहीं करते, एक राज्य विशेष में जहां चुनाव चल रहा है वहां इस तरह का आप आश्वासन देते हैं, तो कोई आपकी बात में विश्वास क्यों कर लेगा? उसको क्यों नहीं मानेगा कि केवल चुनाव जीतने के लिए आप इस तरह का आश्वासन दे रहे हैं? आपकी नीतियों में नहीं है, आपकी नीयत में नहीं है। सवाल यह है कि आपको गवर्नेंस के मुद्दे पर ही जन समर्थन मिल सकता है। आपका मतदान माने आपका जो समर्थक है, उसको अयोध्या में बन रही राम जो भव्य मंदिर है, उसमें उसको आकर्षण है। हमको भी आकर्षण, हमको भी श्रद्धा है। मैं भी सनातनी हिंदू हूं, लेकिन हम अपने राजनीतिक निर्णय अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर नहीं करते। हम सरकारों के कामकाज के आधार पर निर्णय लेते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि चाहे 3 राज्यों में तो कहीं बीजेपी दिखती नहीं है। वो है पहला राज्य मिजोरम, दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़ और तीसरा राज्य है तेलंगाना, जहां भी 30 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। एक अभी मैंने एक सर्वे कहीं पढ़ा सोशल मीडिया पे, मैं सही है गलत है मैंने इसकी पुष्टि नहीं करता। एक प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री रही हैं सिमी ग्रेवाल, वो भी कई कार्यक्रमों में करती रहे, उनके इंटरव्यूज बड़े मशहूर होते रहे। उनके हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने किसी कार्यक्रम में एक सर्वे किया है, सर्वेक्षण किया है ऑनलाइन, और ये लोगों से जानने की कोशिश की है कि देश में सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति कौन है। 4 लोगों के नाम उन्होंने डाले हैं। 4 लोगों में प्रधानमंत्री मोदी जी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, क्रिकेट खिलाड़ी कोहली जी और फिल्म अभिनेता शाहरुख खान। इन्होंने 4 लोगों के नाम डाले हैं और लोगों के बीच में एक, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, पता नहीं सही है गलत है, लेकिन उनके हवाले से बात कही जा रही है। और उसमें
सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति राहुल गांधी उभर करके आए हैं। उसमें कहा जा रहा है कि सर्वे में 1,97,000 लोगों ने अब तक पार्टिसिपेट किया और सबसे कम पॉपुलर व्यक्तियों में नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरे नंबर पे शाहरुख खान, तीसरे नंबर पे कोहली और चौथे नंबर पे नरेंद्र मोदी जी। एक सर्वे है, ये सभी सामने आया। सही है गलत है मैं इसकी पुष्टि नहीं करता। अभी जो सर्वेक्षण आए हुए हैं जिसमें एक सबसे आमतौर पर सर्वेक्षणों पर बहुत विश्वास नहीं करता, लेकिन किसी के सर्वेक्षण सफल हो जाते हैं, सही हो जाते हैं तो उसका उल्लेख करते हैं। वो लोक पोल उसका सर्वेक्षण आया है, उस सर्वेक्षण के अनुसार तेलंगाना में कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान में कांग्रेस जीत रही है और अच्छे खासे मार्जिन से जीत रही है। ये गलत है या सही है, क्या सर्वेक्षणों के अपने अपने मायने हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने मुद्दों के आधार पर लोगों के बीच में जाने की कोशिश की है और लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, लोग उनको सावर्धक तरीके से उनको स्वीकार किए हैं। राहुल गांधी ने चुनाव अभियानों के दौरान जो पब्लिक कनेक्ट बेहतर करने की कोशिश की है और अपने क्षेत्रीय नेताओं को प्रचार के लिए आगे रखा है, इससे मुझे लगता है कि उसका पॉलिटिकल डिविडेंड कांग्रेस को मिलना चाहिए। संगठन, स्थानीय नेताओं के आधार पर चुनाव का प्रचार, लोगों के बीच में मुद्दों के साथ जाना और सत्तारूढ़ दलों जैसे बीआरएस और बीजेपी दोनों के खिलाफ मुद्दों के आधार पर उनकी आलोचना और अपनी आलोचना में की निरंतरता बनाए रखना, यह आज कांग्रेस की राजनीति की उपलब्धियां और वह अपनी खोई हुई जमीन वापस पाती हुई नजर आ रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा तो मतदाता समझेगा, लेकिन जो राजनीतिक माहौल है उसमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बरबक्स कांग्रेस अपनी खोई जमीन पाती हुई दिख रही है। जी जी, जी, जी। बड़े विस्तार से आपने विश्लेषण किया। मैं हरिशंकर जोशी जी के पास आता हूँ। हरिशंकर जी जोशी जी, आपको क्या लगता है, आपका क्या अनुमान है कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम की दिशा किस तरह की हो सकती है? और जैसे कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी अपने-अपने हिसाब से एक अनुमान कहीं न कहीं लगाया है कि किस तरह का परिणाम आ सकता है। आपको क्या लगता है, आपके दृष्टिकोण के हिसाब से आने वाले चुनाव परिणाम क्या इशारा करते हैं? तो भाई धनंजय जी ने मुझसे कहा हेड टेल कर देख लो क्या स्थिति है। तो मैंने सिक्का उछाला और सिक्का राजस्थान की रेतीली जमीन में खड़ा हो गया। ये अब वो खड़ा हो गया तो बताया नहीं जा सकता, कोई ज्योतिषी ही इसका आकलन कर सकता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन मोटे तौर पर कुछ चीजें हैं जो मेन स्ट्रीम के मीडिया में हमने लगातार देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं। उसमें राजस्थान को एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि चुनाव वहां पर मतदान प्रतिशत ज्यादा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर एज है। मतदान प्रतिशत ज्यादा है इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट पड़ा है। और कितना ज्यादा है? मेरा ख्याल 1% ज्यादा है। अब मध्य प्रदेश में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को जो मत मिला था वो कांग्रेस से 1% के करीब ज्यादा था, सीटें कांग्रेस की ज्यादा थी। अब राजस्थान का मैं ये देख रहा था कि मतदान कहां पर ज्यादा हुआ है। पोखरण में पिछली बार भी इतना ही था, उससे पिछली बार भी उतना ही था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। इस बार थोड़ा पॉइंट में कुछ ज्यादा है, एक है ना, ये लगातार बढ़ रहा है। इसका ये है कि मतदाता जागरूक हो रहे हैं, नए मतदाता आ रहे हैं तो थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है। वहां पर 5 बार से 4 बार से जो व्यक्ति जीत रहा है, जो कैंडिडेट जीत रहा है, वो सिंधी मुस्लिम है और 15 कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका प्रभाव है। पिछली बार उसके खिलाफ एक महंत को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन वो नहीं जीत सका, तब भी इतना ही मतदान था और भारी वोटों से हारा। तो ये पोखरण की ये स्थिति है कि पोखरण में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है इस बार।
और वहां का पोखरण का मतदान तो बता रहे हैं, लेकिन पिछली बार कितना मतदान था, उसके बाद कितना मतदान था, सब 75% के आसपास का ही मतदान है, उससे ऊपर ही है। तो वहां पर लगातार एक कैंडिडेट जीत रहा है जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, और वो सिंधी मुस्लिम है। राजस्थान में 12-15 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां सिंधी मुस्लिम जो फकीर वो कहे जाते हैं, वहां पर वो जीत रहे हैं। तो वहां जो लड़ाई है वो फकीर बनाम महंत है। और चूंकि जनता इस मतलब शासनकाल में, केंद्र सरकार जब से आई है, मोदी राज जब से आया, तब से फकीर हो गई है। अब उन्होंने, अशोक गहलोत जी ने कुछ योजनाएं ऐसी दी हैं जो फकीरों को बड़ी रास आ रही हैं, जनता को बहुत रास आ रही हैं। तो जैसे स्वास्थ्य योजना है उनकी, वो स्वास्थ्य योजना पूरे भारतवर्ष में एक मॉडल है। उसको जिससे भी पूछो वो ये कहता है कि ठीक है। अभी मैंने इलेक्शन वाले दिन, जिस दिन मतदान चल रहा था, अपने कुछ मित्रों को, कुछ परिचितों को, कुछ मेरे रिलेशंस में है, उनको फोन किया। और जो मेरे रिलेशंस में है वो सारे के सारे बाई बर्थ आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। ये खास बात है। अग्रवाल्स हैं मेरे इन-लॉज, मैं ब्राह्मण हूं, मेरी पत्नी वैश्य हैं। तो मैंने उन्हें फोन किया। तो मैंने पहला फोन किया तो मैंने कहा, तुम घर बैठे हुए हो, वोट डालकर आओ, कमल खिल रहा है नहीं खिल रहा है? बोले हाँ हाँ वोट डाला है। मैंने कहा चलो, और क्या स्थिति है, तो कैसी पोजीशन है बीजेपी की इस बार, तो ना भारी बहुमत से जीत रही है। बोला सवाल ही नहीं उठता। मैंने कहा क्यों, तुम वोट डाल के आए हो, बीजेपी को डालकर आए होंगे? तो उसने कहा नहीं नहीं, हम तो गहलोत को वोट डालकर आए हैं। यानी उसने ये नहीं कहा हम कांग्रेस को वोट डालकर आए हैं, हम बीजेपी को वोट डालकर आए हैं, हम कमल को डालकर आए हैं, हम पंजे को वोट डालकर आए। उसने कहा हम गहलोत को वोट डालकर आए हैं। मैंने गहलोत को, कांग्रेस को नहीं दिया? बोले नहीं नहीं, गहलोत कांग्रेस को दिया, लेकिन गहलोत की योजनाएं राजस्थान में आम आदमी के लिए बहुत अच्छी हैं, और उसकी स्कीम्स जो है वो हमें फायदा दे रही हैं, और वो सबको फायदा दे रही हैं, और वो पहुंच रही है, उस पर अमल हो रहा है। बोले कोई हमारे पास, आसपास हमारे ही मोहल्ले में इतने ऐसे लोग हैं जो इलाज के लिए गए और उनका बिना किसी भेदभाव के इलाज हुआ और वो ठीक होकर आ गए। इसी तरह से कुछ और मैंने फोन किए। तो मुझे एक मेरे मित्र हैं वहां पर, एक एड एजेंसी में काम करते हैं, देश की जानी मानी एड एजेंसी है, और उसके वो राजस्थान के देखते हैं, जयपुर में है। और मूलतः मैं जानता हूं वो मोदी जी के बड़े भक्त हैं। और उनसे बात की, तो उनसे बात करते समय उन्होंने कहा कि नहीं, वो दिया कुमारी फंस गई हैं, लेकिन कम मार्जिन रह जाएगा, निकाल लेंगी। तो आप सोचिए कि जब मैंने किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं की जो मतलब धनंजय जी की पॉलिटिकल बिरादरी का हो, या मतलब हमारी जैसी खुली सोच वाला हो, तो वो लोग जब ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, तो मैंने एक डिबेट में कहा कि 5-0 होगा इस बार। तो फौरन एक मेरे मित्र ने मुझसे कहा उस डिबेट में कि बीजेपी को एक भी नहीं आएगी आपके अनुसार। मैंने कहा ये तो आप कह रहे हैं, मैंने तो बीजेपी का नाम भी नहीं लिया, मैंने तो ये कहा 5-0 होगा। तो यानी कि आप कह रहे हैं बीजेपी को नहीं आएगी, तो आप मान लीजिए कि कांग्रेस को 5, मतलब बीजेपी 5 में 0 है, तो एक तरफ 0 है, एक तरफ 5 है। तो आपने 5, मैंने पहले बोला, आपने बीजेपी के लिए चुना। तो देखिए स्थिति तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी का संभावित स्कोर जो है वो 5-0 ही है। और प्रशांत जी, आज भी मैंने आपसे दिन में जो आपकी चर्चा थी उसमें कहा था कि सबसे बड़ी विक्ट्री जो है वो तेलंगाना की होगी। वही बात हमारे धनंजय जी ने कही, सुशील जी ने कही। वो तेलंगाना एक ऐसा डार्क हॉर्स है जो किसी ने देखा नहीं, और वो लगातार वहां पर कांग्रेस ने इतनी मेहनत की है
और जो इनके रणनीति है चुनाव की वो बिल्कुल कर्नाटक की तरह है, और बल्कि कर्नाटक के जो धुरंधर हैं उन्होंने ही पूरा तेलंगाना संभाल रखा है। तो तेलंगाना में स्थिति है। और रही बात छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में लोग कहते ये हैं, जो मीडिया है या विशेषज्ञों को मैं सुनता हूं, वो कहते हैं कि नहीं 20 दिन पहले तो बहुत कंफर्ट पोजीशन में था मुख्यमंत्री बघेल, लेकिन बाद के 15 दिनों में बीजेपी ने ऐसी रंगत जमाई या मेहनत की कि वो वहां पर फंस गए हैं। अब मध्य प्रदेश में कहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो मामा की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, वो उससे कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। लाडली बहना बहुत पॉपुलर स्कीम है, और नो डाउट ठीक है, सारी वो स्कीम पॉपुलर है, लेकिन आप वहां देखिए जो वोटों का प्रतिशत है, वो आप जब महानगरों का, नगरों का और ग्रामीण क्षेत्रों का देखेंगे और उसके अंतर को आप समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। और फिर मोदी जी ने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। वसुंधरा राजे 53 सीटों पर गई है चुनाव प्रचार करने के लिए। उनको बाकी राजस्थान से सरोकार नहीं है, क्योंकि मोदी जी और शाह जी को वसुंधरा राजे से भी उतना ही सरोकार है कि वो जीत में कोई हर्डल ना बने, इसलिए चौथी लिस्ट में उनका नाम डाल दिया। शिवराज सिंह चौहान जी को भी उन्होंने बिल्कुल इस तरीके से हे दृष्टि से देखा, वो मंच पर बैठे रहते थे, आप सबने देखा, और वो उनका नाम नहीं लेते थे, देखते नहीं थे। जितना मतलब बेइज्जत किया जा सकता था किया, वो जनता ने देखा है। और जनता एक बात और जानती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत कर आई, भाई वो योजना तो चौहान साहब की है ना, लाडली बहना, और जो वादे हैं वो मोदी जी के हैं। तो मोदी जी के वादों का तो किसी को यकीन है नहीं, 15 लाख रुपए की तरह उनके किसी वादे का, किसी भी वादे का कोई यकीन नहीं करता। जी जी ये मालूम है कि अगर वसुंधरा वहां पर मुख्यमंत्री नहीं बनेगी, वहां पर मामा जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो बहनें अपने भाई को जब ये जानती हैं कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो वो उतना ही सपोर्ट करेंगी जहां पर अपने भाई की लाज रख सकें। इसके इतर वहां पर उन्हें चंबल संभाग का आपको मालूम है, इसके अलावा बिंद क्षेत्र में मेरी लोगों से बात हुई, वहां भी स्थिति कांग्रेस की चारों तरफ स्थिति अच्छी है। और वहां पर जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, वहां कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है इस बार। तो ये परिदृश्य है। अब एक परिदृश्य और आ रहा है कि अगर मान लीजिए एक सीट राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा रही तो क्या होगा? तो क्या होगा, राज्यपाल उन्हें आमंत्रित कर लेगा, उसी रात में शपथ दिला देगा, सुबह 4 नहीं बजने देगा। सब जानते हैं। तो अगर मगर में बहुत सारी चीजें अभी बंद हैं, और एक अगर में पूरा संसार एक बोतल में बंद हो सकता है। जी जी तो जी प्रशांत जी, जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर मगर बहुत सारे तो आप पूछ सकते हैं। जी जी जी, अगर मगर में बहुत सारी चीजें अटकी होती है, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अधीर जी के पास आता हूँ। अधीर जी, 5 राज्यों के चुनाव की अगर बात करें, उन 5 राज्यों का जो भौगोलिक स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। जैसे मिजोरम का एक अलग राजनीति है उत्तर पूर्व की, और राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की एक अलग राजनीति है। तेलंगाना दक्षिण भारत से आता है। तो इस तरह के जो विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न कल्चर में एक चुनाव राजनीतिक इस समय पूरा एक परिदृश्य है। तो अगर जो चुनाव परिणाम इन 5 राज्यों के, वह पूरी भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण से किस तरह से परिभाषित होते हैं, अलग अलग जो राजनीतिक माहौल है भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से? प्रशांत भाई, एक चीज आपकी बिल्कुल सही है कि भले ही, और धनंजय भाई ने भी ये बात कही कि अमेरिका जैसा हमारा सिस्टम नहीं है कि किसी भी फॉर्मूले को पूरे देश में यूनिवर्सली उसको इंप्लीमेंट कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ विविधता बहुत है। और आपने भी वही जिक्र किया कि सांस्कृतिक विविधता है। लेकिन जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहे हैं, इन सारी परिस्थितियों में इसका राजनीतिक जो संदेश है वो एक होगा, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से आए, देश के पूर्वी हिस्से से आए, देश के दक्षिणी हिस्से से आए, देश के मध्य
हिस्से से आए या देश के पश्चिमी हिस्से राजस्थान से आए। उत्तर में हिमाचल पहले ये फैसला दे चुका है। आपने हाल ही में लेह जो अपनी काउंसिल थी वहां देख लिया है। दक्षिण में आप कर्नाटक में संदेश देख चुके हैं। मोटे तौर पर प्रशांत भाई, अगर इस समय आप परिस्थिति देखें पूरे देश में, तो एक तरफ तो कांग्रेस के लिए राहुल गांधी ने जो पिछले 1-1.5 बरस में काम किया है, उससे कांग्रेस के संगठन और कार्यकर्ताओं में एक बहुत बड़ी ऊर्जा मिली है। आप उसकी एग्जाम्पल हिमाचल देख लें, जिस समय ये यात्रा चल रही थी, और यात्रा खत्म होने के बाद चाहे कर्नाटक देख लें। कर्नाटक के बाद आप तेलंगाना देख लीजिए कि 4 महीने पहले तक भी कांग्रेस और भाजपा में वहां दूसरे नंबर के लिए होड़ मानी जा रही थी। लेकिन वहां कांग्रेस के एक नेता है रेवन रेड्डी। रेवन रेड्डी ने वहां इतना जबरदस्त काम किया है, और कांग्रेस के जो ये आलाकमान में फुदकने वाले जो नेता हैं, बहुत फुदकने वाले नेता भी कांग्रेस में भी बैठे हैं, जो अपना लोकसभा का चुनाव जीत नहीं सकते, जिनकी हैसियत अभी भी लोकसभा का चुनाव जीतने की नहीं है। ये तो गनीमत मानिए कि राहुल गांधी ने कांग्रेस को प्राण फूंके हैं, नहीं तो 8.5 बरस में ये जो कांग्रेस के आला कमान में बैठने वाले जो नेता थे, इन्होंने कांग्रेस को, और जो इसके अंदर बैठे वो लोग हैं जो स्लीपर सेल की तरह भाजपा के लिए काम करते हैं, जिनमें मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो व्यक्ति हमारे बीच नहीं है। अहमद पटेल जैसे लोग भी थे जो भाजपा का स्लीपर सेल के तौर पर कांग्रेस के अंदर बैठते थे, और अभी भी ऐसे लोग बहुत हैं। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी ने जो काम किया, और साथ ही साथ 2013-14 में जो एक देश की जनता के अंदर, एक जनता की रगों के अंदर एक ऊर्जा दौड़ पड़ी थी कि हमें भाजपा को जिताना है, वो अब उल्टा हो गया है। देश की जनता के अंदर अब भाजपा के खिलाफ इतना ज्यादा आक्रोश है, और वो आक्रोश जो मैंने सबसे पहले आपसे इस डिबेट में कहा था कि सबसे अप्रत्याशित नतीजे, जैसा अभी जोशी जी ने कहा, तेलंगाना से आने वाले हैं। तेलंगाना से जो नतीजे आने वाले हैं, सीटों के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन संभवतः वहां से 75 सीटों के आसपास भी कांग्रेस को सीटें मिलती दिख रही हैं। और उसका रीजन सिर्फ एक है कि जो राहुल गांधी की गई मेहनत, और साथ ही साथ जनता का जुड़ाव और स्थानीय नेताओं की मेहनत। मैं वहां स्थानीय नेताओं की मेहनत इसलिए मानता हूं कि हिमाचल में स्थानीय नेताओं ने वो मेहनत की, कर्नाटक में वो मेहनत स्थानीय नेताओं ने की, और अब तेलंगाना में रेवन रेड्डी जैसे नेताओं ने बहुत मेहनत की है। तो उसके जो नतीजे हैं वो आने वाले दिनों में, और 2024 के लिए कांग्रेस के संगठन के अंदर जो कार्यकर्ता एक बेचारा बैठा था कि क्या हो रहा है हमारे साथ, तो वो कार्यकर्ता, उसको लगातार ऊर्जा मिलती जा रही है। इन चुनाव नतीजों का वो एक संदेश एक तरफ कार्यकर्ताओं को जा रहा है, और दूसरी तरफ जनता के बीच वो संदेश बड़ी तेजी से प्रसारित हो रहा है कि देश में अब भाजपा को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस अब पुरानी स्थिति में दोबारा से जीवित होकर खड़ी हो गई है। हाँ, इतना जरूर है कि राहुल गांधी को अभी भी कांग्रेस के अंदर जो ऐसे नेता हैं जो अभी भी इस उम्मीद में बैठे हैं कि जनता और राहुल गांधी की मदद से जो जनादेश कांग्रेस को मिलेगा, उसके बूते हम दोबारा से राज्यसभा में पिछले दरवाजे से घुसकर अपनी राजनीति चमकाना चाहेंगे, और फिर अगले 5 बरस में कांग्रेस का बेड़ा गर्क करने के लिए हम फिर से काम करेंगे। तो राहुल गांधी को, ऐसे नेताओं को अभी से या तो बाहर बिठा देना चाहिए, या जो राहुल गांधी ने एक बार पहले कहा था कि अभी भी अगर भाजपा में कांग्रेस के ऐसे नेता जाना चाहते हैं तो उनको भाजपा में जाने के लिए रास्ता अब खुला छोड़ देना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनाव ने इस देश के लिए और कांग्रेस के लिए एक बहुत साफ सुथरा जनादेश दिया है, और जनता को एक राह दिखाई है कि भाजपा के झूठ और भ्रम के बीच भी एक उम्मीद की किरण कांग्रेस के रूप में जीवित है। जी जी जी, बहुत सही आपने कहा। मैं धनंजय जी के पास आता हूँ। धनंजय, माइक ऑन कर लीजिए। मैं धनंजय जी के पास आता हूँ। धनंजय जी, जैसे कि पूरे परिदृश्य की बात हो रही राजनीतिक दृष्टिकोण से, अगर हम भाजपा कांग्रेस की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही जो विभिन्न रीजनल पार्टियां हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, जैसे महाराष्ट्र की में आप देखते हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली है,
या शरद पवार की एनसीपी है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, तो विभिन्न पूरे देश में जो रीजनल पार्टीज हैं, क्या उनकी राजनीति भी इन चुनाव परिणाम के पश्चात प्रभावित होगी? वो भी अपने नए नए समीकरण तलाशेंगे, नए नए विस्तार देने के लिए अपने गठबंधन को? क्या लगता है आपको, इन चुनाव परिणामों क्या असर रीजनल पार्टीज की राजनीति पर पड़ेगा? देखिए, पिछले 10 साल से हम ये देख रहे हैं कि देश में एक नेता है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। दूसरा नेता है जो अमित शाह है, और अमित शाह उनके सपोर्ट में खड़े रहते हैं। जो नरेंद्र मोदी चाहेंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे से सीबीआई, ईडी ये सब भी ऐड कर दीजिए सर। तो देश में वही हुआ है, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी अगर जो चाहेंगे वही होगा। मोदी जी चाहेंगे तो ये होगा, और मोदी जी नहीं चाहेंगे तो ये नहीं होगा। ये देश में तय हो गया। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, गैस का दाम, बाकी सब चीज़ों का दाम, किसानों के साथ 13 महीने जो हुआ, जो नोटबंदी हुई, जो कोरोना समय में जो हुआ, मजदूर सड़क पे आए, मजदूर कितने मरे, ढेर सारे लोग 50 लाख के करीब, ऐसा आंकड़ा बताया गया कि 50 लाख के करीब लोग कोरोना में मरे। लेकिन उनके लिए कोई एक दिन ऐसा नहीं लिया गया कि उनके लिए 2 मिनट की हम देश भर में शांति की बात करते हैं, मौन रखते हैं, है ना? एक आम कॉन्डोलेंस मीटिंग होती है तो 2 मिनट के लिए मौन रखते हैं किसी आदमी की मृत्यु पर। वो भी नहीं किया गया कि 50 लाख लोग इस देश में मरे, आपको 2 मिनट के लिए नहीं समय था निकला, और आप जो है एक हवन करा देते। यार आप इतना हिंदू करते हो, बोले पूरे जो है जितनी मृत आत्माएं हैं उन सब के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पे हवन कराएंगे और राष्ट्रीय स्तर पे उसका प्रचार करेंगे। किया? नहीं किया। आपने क्या किया? ताली बजाई, थाली बजाई, मोमबत्ती जलाई, ये सब किया। तो जो 50 लाख लोग मरे, और 50 लाख लोगों के मरने के बाद कितने सारे परिवार जो है अनाथ हुए होंगे, उनके लिए क्या किया आपने? कहीं कोई डाटा है कि 50 लाख जो मरे उसमें से कई लोग होंगे जिनका एक बेटा होगा, वही घर चलाता होगा, पति होगा वो घर चलाता होगा, पत्नी होगी वो नौकरी करती होगी, बाप होगा वो नौकरी करता होगा, घर चलता होगा। उसका कोई आकलन है इनके पास? कहीं सुना आपने? नहीं है। ये तो देश की जनता ने ये समझा। सौभाग्य आप हो तो दुर्भाग्य भी तो आप ही होगे। सौभाग्य आपके नाम, श्रेय चांद पे उतर गया चंद्रयान तो श्रेय आपको, देश में पदक आ गए तो श्रेय आपको, कुछ और हो गया, पेट्रोल के दाम दुनिया में घट गए, कच्चा तेल का दाम तो आप श्रेय आपको, सब चीज का श्रेय आपको। तो अच्छे का श्रेय आपका तो बुरा का श्रेय किसको? पड़ोसी को, पाकिस्तान को। कब तक फैलाओगे कि पाकिस्तान की वजह से हिंदुस्तान गरीब बना हुआ है? फैलाओगे ऐसा क्या? मीडिया तो कहता है कि हिंदुस्तान मोदी जी की वजह से पाकिस्तान देखो भीख मांग रहा है। तो हम जो है पाकिस्तान भीख मांग रहा है ये देख करके हम खुश हो जाते हैं। क्या बात है यार, हम भी भीख मांगने लगते हैं साथ में कि भीख मांगना है। हमारे पाकिस्तान में भीख मांगना गर्व की बात नहीं है। हमारे देश की संस्कृति में भीख मांगना गर्व की बात है। भिक्षाटन को जो है अच्छा माना गया। लेकिन जनता जो है अब पिंजड़े में बंद नहीं है। जनता को आपके, इनके, उनके माध्यम से, उनके परिचित लोग दुबई में रहते हैं, उनके परिचित लोग अमेरिका में रहते हैं, उनके परिचित लोग कहीं और रहते हैं, सबको समझ में आ रहा है। उनके बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, ये भी समझ में आ रहा है। तो अब कूप मंडूक जमाना नहीं है कि जो आप कहोगे वो सुनेंगे लोग। अब तर्क करने लगे हैं लोग। तर्क जब बढ़ेंगे तो धर्म का ढोंग घटेगा, और जो सौभाग्य और दुर्भाग्य जो बांचते फिरते हैं उनकी जमीन भी खिसकेगी। तो इस बार जो लोकसभा चुनाव होगा वो लोकसभा चुनाव किसी क्षेत्रीय पार्टी के नाम पे नहीं होने वाला। इस बार जो लोकसभा चुनाव होगा केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप बीजेपी की तरफ है या कांग्रेस की तरफ है? कि समझिए महाभारत युद्ध हुआ था तो लोगों को दो तरफ आना था। आप कौरव की तरफ है या पांडव की तरफ है? अब कौरव पांडव कौन है मुझे नहीं, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, जनता सब समझती है कौन कौरव है कौन पांडव है, लेकिन किसी एक तरफ रहना पड़ेगा। अब कौरव की तरफ जो है वो कृष्ण की सेना चली गई, कृष्ण आ गए पांडव की तरफ। कौन है कृष्ण? मीडिया इस पे सवाल करे, ढूंढे कौन है कृष्ण। सेना तो चली जाएगी कौरव की तरफ, लेकिन कृष्ण, तो कृष्ण का पांडवों की तरफ रहना महत्वपूर्ण था या कौरवों की तरफ जो है सेना का रहना महत्वपूर्ण था? भक्त जरूरी है या बुद्धिमान जरूरी है? हमारे यहाँ एक और कहावत है, मैं कहावत अक्सर बोल दिया करता हूं कि बेवकूफ दोस्त से अच्छा होता है होशियार दुश्मन। क्योंकि होशियार दुश्मन से आप सीखते भी हैं और इसकी चाल को भी आप आकलन कर सकते हैं कि साहब ये चलेगा।
मूर्ख दोस्त जो है वो कहीं आपको डुबा देगा। तो इसलिए जो भक्त बनाए हैं, भक्त ही इनकी अर्थी उठाएंगे, और बड़ा मुश्किल है इस बार जो है इनके लिए वापस लौट करके आना। और क्षेत्रीय दल जो इनके साथ नहीं रहेंगे, वो अब कर्नाटक में जनता दल यू का हाल, जनता दल एस की हालत आपने देखी ना। इस पर सुनील जी विशेष बता देंगे आपको कि जनता जी, जी। दल एस का क्या हाल हुआ। उसके जो कद्दावर नेता पुराने थे वो भी छोड़ के चले गए और उनको वापस बीजेपी की शरण में जाना पड़ा। बीजेपी से क्या उनको वोट मिलेगा? वो गए हैं इसलिए कि उनको पता है कि जेल जाने से बचेंगे। जिनको जैसे है ना कि जिनको बरसात से बचना है छाते के नीचे आ जाओ, तो छाते के नीचे आओ। वो कृष्ण जो उंगली पे उठाए थे ना गोवर्धन पहाड़, वो कहीं और है। तो गोवर्धन पहाड़ जब भयंकर बरसात आएगी तूफान वाली, तो छाता काम नहीं आएगा, छाता उड़ जाएगा, निकल जाएगा, भीग जाओगे और सर पे ओले भी गिरेंगे। उसके लिए कृष्ण की जरूरत है जो उंगली पे गोवर्धन पहाड़ उठाए और तमाम लोगों को सुरक्षा प्रदान करे। तो ये देश कृष्ण तलाश रहा है और इस देश को कृष्ण मिलेगा। जी जी, जी। अच्छा, मैं इजाजत भी संकेत चाहूंगा क्योंकि मुझे अपना कार्यक्रम करना है। जी, 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 जी। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। जी, जी। बहुत संकेतों में आपने पूरी राजनीतिक की जो परिभाषा उसको व्यक्त की है। और मैं सुनील जी के पास आता हूँ। सुनील जी, आपको क्या लगता है कि जैसे क्षेत्रीय दलों की राजनीति है या जो बीजेपी के नेतृत्व को लेकर भी तमाम तरह की बातें इस समय कही जाती हैं राजनीतिक गलियारों में। क्या बीजेपी के अंदर भी एक द्वंद्व चल रहा है आपस में नेताओं के बीच में जो इन चुनाव परिणामों के पश्चात और मुखर हो सकता है? क्या महसूस करते हैं आप? जो विभिन्न राज्यों के चुनाव हुए, उन चुनावों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने पार्टी छोड़ी। कर्नाटक में छोड़ी, मध्य प्रदेश में छोड़ी, राजस्थान में छोड़ी। पार्टी छोड़ने वालों की संख्या तो कम नहीं हुई है। मतलब एक ऐसी पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और नरेंद्र मोदी जैसा एक प्रभावशाली नेता उनके पास है। बावजूद इसके लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। और हरिशंकर जी ने एक बड़ी सही बात कही कि इन्होंने कहा कि फैसला तो 5-0 से होगा। इन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। तो सतह पे क्या है वो तुरंत सामने आ गया कि लोगों के मन में आशंकाएँ किस तरह की है। और अगर किसी पार्टी के किसी नेता में चुनाव जिताने हराने की क्षमता नहीं रह जाती है, तो पार्टी टूटती है। पार्टी लोग छोड़ के जाते हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। क्यों? कि राजनीतिक दलों की स्थिति यही हो गई है कि वह अपने स्थानीय नेताओं को पनपने नहीं दे रहे हैं। जो रोग पहले बीजेपी में था, वही कांग्रेस में था, बीजेपी को लग गया। आप इस पूरे पूरे चुनाव में आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का कौन-सा नेता था जिसके इर्द-गिर्द चुनाव अभियान चल रहा हो? राजस्थान में बीजेपी का कौन-सा नेता था जिसके इर्द-गिर्द पूरा चुनाव अभियान चल रहा हो? मध्य प्रदेश में किसके नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था? आप अपने 20 साल के मुख्यमंत्री को ही मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने प्रोजेक्ट नहीं किया, लोगों के सामने नहीं रखा। तो जब आप अपने स्थानीय नेताओं को मजबूत नहीं होने देंगे, तो स्वाभाविक है कि जो नेता है वो चुनाव जो उम्मीदवार हैं, जो विधायक और सांसद हैं, वो आपके ऊपर निर्भर हैं चुनाव जिताने-हराने के लिए। और आप पे अगर वो ताकत नहीं रह जाएगी, तो स्वाभाविक है कि आप उनकी तरफ चले जाएँगे जो उनको चुनाव जिता सकते हैं, हरा सकते हैं। तो यह टूट की प्रक्रिया को तो आप रोक नहीं सकते, तभी संभव है जब संगठन को आप बहुत मजबूत करें, अपने नेताओं को भी उतना ही मजबूत रहने का अवसर दें। तो ये क्षेत्रीय दलों के लिए भी चुनौती होगी क्योंकि अगर तेलंगाना में बीआरएस चुनाव हारती है, तो ये पहला मौका होगा कि कांग्रेस किसी क्षेत्रीय दल को हराएगी। क्षेत्रीय दल हर अपने-अपने इलाकों में मजबूत है, ना बीजेपी को बढ़ने दे रहे हैं, ना कांग्रेस को बढ़ने दे रहे हैं। लेकिन अगर बीआरएस को हरा करके कांग्रेस सत्ता में आती है, तो यह बड़ी घटना होगी कम से कम अभी के भारतीय राजनीति में, कि कोई क्षेत्रीय दल को कांग्रेस ने सत्ता से बाहर किया। अभी तक कोई भी राजनीतिक दल या मैंने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस किसी क्षेत्रीय दल को नहीं पराजित कर पाई, क्षेत्रीय दल का सहयोग लेके चलती रही है। एक राजनीतिक संदेश जाएगा ये और भारतीय जनता पार्टी की जीत से क्षेत्रीय दलों को ही संकट है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसी को छोड़ा नहीं है। जितने क्षेत्रीय दल हैं उनको उन्होंने तोड़ा है। और वो कहते रहे हैं, जेपी नड्डा साहब का बयान है बाकायदे कि क्षेत्रीय दलों का भविष्य नहीं है, राष्ट्रीय दल ही राजनीति में रहेंगे। कई बार दोहरा चुके हैं। तो वह उनकी राजनीति का भी एक अंग है कि क्षेत्रीय दलों के रहने से राज्यों की राजनीति प्रभावित होती है और विकास प्रभावित होता है। तो घोषित रूप से कह चुके हैं। तो क्षेत्रीय दलों की राजनीति तो प्रभावित होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और बीजेपी में भी अगर आप चुनाव जिताने की स्थिति में नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह होता है। हर राजनीतिक दल में होता रहा है, यहाँ भी होगा। अगर आपके कहने पर राजस्थान के उम्मीदवार मैदान से नहीं हटे, मध्य प्रदेश के विद्रोही उम्मीदवार मैदान से नहीं हटे, तो ये तो मानना पड़ेगा ना कि ये संगठन के ऊपर की जो पकड़ है वो कमजोर हुई है, और पकड़ इसी आधार पे बनी रहती है कि आप में चुनाव जिताने की कितनी ताकत है। जी शान जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो चुनाव जिताने की ताकत है उस पर बड़ा नेतृत्व का भविष्य भी निर्भर करता है और नेतृत्व के प्रति आस्था भी नेताओं की बनी रहती है। कार्यक्रम के अंत में आता हूँ, मैं हरिशंकर जोशी जी के पास आता हूँ। हरिशंकर जोशी जी, आपको भी क्या लगता है कि जो नेतृत्व का द्वंद्व है दोनों पार्टियों के अंदर, हम देखें कांग्रेस और बीजेपी की, इसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं ज्यादा स्थायित्व लिए हुए नेतृत्व के प्रति जो लोगों का, उनके नेताओं को विश्वास है। मैं बीजेपी के अंदर तमाम तरह की खबरें इसमें सामने आ रही हैं, जो प्रादेशिक नेतृत्व से मनमुटाव है केंद्रीय नेतृत्व का बीजेपी का, इन चुनाव में और मुखर होकर सामने आया। तो इसकी जो परिणति है राजनीतिक रूप से आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक महत्वपूर्ण बात जो इस चुनाव में दिखाई दी, सुनील भाई साहब, राजस्थान में जो चुनाव हुआ है वो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं हुआ है। वो जो परसेप्शन बना है वो गहलोत वर्सेस मोदी बना है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव जो है वो राहुल गांधी वर्सेस मोदी नहीं लड़ा गया है राजस्थान में, वो चुनाव गहलोत वर्सेस मोदी लड़ा गया है। गहलोत वर्सेस मोदी इसलिए लड़ा गया है क्योंकि वसुंधरा वहां पर चेहरा नहीं थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी चेहरा नहीं था। वो चेहरा कौन था? चेहरा था सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की इच्छा भी है कि उनके अलावा कोई चेहरा हो भी ना, बाकी सब जो है वो अपनी अपनी भूमिका प्यादों वाली निर्वहन करते रहे। तो ऐसी स्थिति में वहां पर चुनाव गहलोत वर्सेस मोदी हुआ है। तो वहां पर अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मोदी साहब की जीत मानी जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी हारती है तो वहां पर गहलोत साहब की हार मानी जाएगी। यानी राहुल गांधी या कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व तो वहां पर हार जीत में शामिल नहीं है। काम किया है, पूरी रणनीति में रहे, कैंपेन की है, बहुत मेहनत की है। दूसरी एक और चीज है, समानांतर फिर ये बात आई कि साहब सचिन गहलोत जो हैं वो पार्टी में गहलोत साहब से उनकी बनती नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने बहुत रणनीतिक तरीके से जो दोनों को एक मंच पर जिस तरह से खड़ा दिखाई दिए, पहले तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की रणनीति रही होगी पहले ये मुद्दा सचिन का, और ये अपना पूरी हाइप ले ले, पूरा ऊंचाई पर चला जाए, उसके बाद फिर उन्होंने एक पिन लगाकर उसको पंक्चर कर दिया। तो ये इसलिए है क्योंकि कांग्रेस जो है, अब राहुल की कांग्रेस जो है वो अब उस दिशा में बढ़ रही है कि जहां क्षेत्रीय छत्रपों को महत्व दिया जाए और उनके नेतृत्व को स्वीकार किया जाए और उनको छूट दी जाए और वे अपना पराक्रम दिखाएं। तो वो पराक्रम क्या है कि कांग्रेस ने क्षेत्रीय छत्रपों को इस तरह से खड़ा किया, रेवंत रेड्डी हो या भूपेश बघेल हो, भूपेश बघेल को फ्री हैंड दिया है ना, तो और वहां पर कमलनाथ हैं, दिग्विजय बिल्कुल पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। सब जानते हैं कि दिग्विजय ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं है जो एक किसी पद के या मुख्यमंत्री के लालच में वो चले जाएंगे, वो वहीं पर स्थिर रहने वाले व्यक्ति हैं, और कालांतर में वो केंद्र की राजनीति में ही उनका स्थान है। तो उस स्थिति में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो चुनाव लड़ा है क्षेत्रीय दलों के साथ में, वो मतलब क्षेत्रीय छत्रपों से उनके केंद्रीय नेतृत्व ने चुनाव लड़ा है। सिर्फ एक तेलंगाना ऐसी जगह है जहां पर एक क्षेत्रीय पार्टी है और मजबूत क्षेत्रीय पार्टी है जो कभी कांग्रेस का हिस्सा हुआ करती थी, सब लोग जानते हैं। और रेवंत रेड्डी भी कभी उन पर आरोप लगते हैं कि वो संघ के साथ जुड़े रहे हैं। बहुत कोई अचरज की बात नहीं है, लेकिन ये जो चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि क्षेत्रीय दल जो हैं वो धीरे धीरे समापन की ओर हो। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए चाहती है क्योंकि कॉरपोरेट चाहता है।
कॉरपोरेट जो है वो राजनीति को प्रभावित कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेट की नीतियों को बहुत अच्छे तरीके से अमल में ला रही है। वो जो चाहते हैं वो वैसी नीतियां, वैसे कानून, वैसे नियम बना रहे हैं और क्षेत्रीय पार्टियां इसमें थोड़ी अड़चन है। तो बाकी कॉरपोरेट भी मतलब चाहेगा कि 2 लोगों को सेट करो, अपना काम धंधा चलाओ, ये बाकी बीच-बीच में जो है ये हटने चाहिए। लेकिन ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं होगी। हर लोकतंत्र के लिए जितना महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दल है, उतना महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ क्षेत्रीय दल भी हैं। क्षेत्र की अपनी समस्याएं होती हैं, अपनी राजनीति होती है और अगर कुछ लोग उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें जो भी वोट मिलता है वो उनके कार्यों पर मिलता है, उनकी समझ पर मिलता है और उनके वहां की आवाम के साथ खड़े होने पर, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मिलता है। जब क्षेत्रीय दल इससे विमुख हो जाते हैं तो क्षेत्रीय दल हट जाते हैं। पहली बार ऐसा होगा, सुनील जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि तेलंगाना में एक क्षेत्रीय पार्टी को शिकस्त मिलने जा रही है। उस क्षेत्रीय पार्टी को शिकस्त इसलिए मिलने जा रही है क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्र के हितों से अधिक उसका केंद्रीय सरकार के हितों को साधने में ध्यान ज्यादा रहा और उन पर बहुत सारे आरोप हैं, भ्रष्टाचार या कथित भ्रष्टाचार के आरोप हैं और इस तरह से वहां पर हो सकता है। लेकिन वर्तमान राजनीति में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, कांग्रेस उनको मजबूत कर रही है और क्षेत्रीय छत्रप मजबूत होंगे तो केंद्र में कांग्रेस का मजबूत होना निश्चित है, जी स्वाभाविक है। तो इतना ही कहना चाहूंगा। जी आपने अवसर दिया, बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने समय दिया है और जिस तरह से पूरे राजनीतिक परिदृश्य की आपने व्याख्या की है और क्या उसके इफेक्ट बट हो सकते हैं, किस तरह के संकेत हैं, उसकी दिशा और दशा भविष्य में क्या होगी, बड़े विस्तार से आप सभी ने उसका वर्णन किया है और मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। मैं सुनील शुक्ला जी का, हरिशंकर जी का और धनंजय जी का, धीर जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत विस्तृत विश्लेषण करके बहुत ही अच्छी चर्चा हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत की है। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही समाज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे समाज इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत